हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रकाश के चाल के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का चाल आखिर होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल किसे कहते हैं। प्रकाश के चाल को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। प्रकाश के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश की चाल कहेंगे। मतलब प्रकाश जो है वो इकाई समय में जितना दूरी तय करेगा उसको हम बोलेंगे प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ऐसे भी हम लोग जानते थे कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, सॉरी दोस्तों, दूरी बटा समय। यानी एकांक समय में, ये यहाँ जो बटा है इसको हम एकांक बोल रहे हैं दोस्तों। तो एकांक समय में दूरी को, तय की गई दूरी को हम लोग चाल बोलेंगे, सिर्फ चाल। अब यहाँ पे आ जाए प्रकाश की चाल। क्या? प्रकाश की चाल, तो इसको क्या कहेंगे। तो प्रकाश की चाल आएगा तो यहाँ पे दूरी था, चाल था तो सिर्फ दूरी। यहाँ पे प्रकाश की चाल आ गया तो प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, क्या बोलेंगे, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय। यानी चाल था तो सिर्फ दूरी बटा समय हो रहा था। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कर रहे थे। लेकिन प्रकाश की चाल अगर रहे तो दूरी के जगह पे, यहाँ पे देखिए चाल था तो सिर्फ दूरी, यहाँ पे प्रकाश की चाल रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी बटा कोई चीज़, समय। ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग समझ गए हैं कि प्रकाश की चाल क्या होता है। प्रकाश का चाल का डिफिनेशन होता है कि प्रकाश के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। और प्रकाश की चाल बराबर अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी बटा समय। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं और प्रकाश के बारे में क्या होता है जो। तो देखिए, प्रकाश की चाल को प्रकाश का वेग भी कहते हैं। जैसे हर किसी का दो नाम होता है, एक घर का नाम होता है, एक फ्रेंड लोग बुलाते हैं उसको अलग से, और एक विद्यालय का नाम होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रकाश का भी एक और नाम है। प्रकाश की चाल को हम लोग प्रकाश का वेग भी कहते हैं। ठीक है। चाल और वेग एक ही होता है अगर समझा जाए तो, समझने के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन प्रकाश की स्थिति में अगर देखा जाए तो प्रकाश की चाल और प्रकाश का वेग एक ही है। यानी आपसे अगर कोई कहे कि प्रकाश की चाल क्या है तभी आपको यही डिफिनेशन बताना है, और आपको अगर कोई कहे कि प्रकाश का वेग क्या है तभी हमको यही डिफिनेशन बताना है। ठीक है। तो प्रकाश की स्थिति में प्रकाश की चाल और प्रकाश का वेग एक ही होता है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। प्रकाश के वेग को सी से सूचित करते हैं। यानी पूरा का पूरा प्रकाश का वेग हम लोग ना लिख के सिर्फ सी लिखेंगे तो आपको समझना है कि हम सी क्या लिखे हैं, प्रकाश का वेग लिखें। ठीक है। तो चलिए, प्रकाश के वेग को हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। यानी सबसे पहले कोई बताया था कि प्रकाश का वेग इतना होता है, वो सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रोमर। रोमर, रो के मर। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, रो के मर। तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले बताने वाले, सबसे पहले प्रकाश के वेग को ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे, तो वे थे रोमर। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग को अगर दौड़ने कहा जाए तो हम लोग कहाँ दौड़ेंगे, हम लोग को अगर जिस प्रकार से दौड़ने कहा जाए तो हम लोग भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पीड से दौड़िएगा। उसी प्रकार से प्रकाश को दौड़ने कहे, प्रकाश को चलने कहे तो प्रकाश भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग चलेगा दोस्तों। ठीक है। जैसे हम लोग को मान लीजिए चलने कहे, हम लोग को दौड़ने बोला जाए मेला में, मेला में दौड़ने बोला जाए। फिर बोला जाए जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, भीड़ भाड़ की जगह ना हो, भीड़ भाड़ ना हो जहाँ पे, वहाँ पे दौड़ने बोले। ठीक है दोस्तों। और एक बार आपको बोले सड़क पे दौड़ने, सड़क पे, तो बताइए मेला में हम लोग दौड़ पाएंगे अच्छे से, नहीं दौड़ पाएंगे। यहाँ पे आपका दौड़ का जो चाल होगा वो अलग होगा। भीड़ भाड़ की जगह जहाँ होगा वहाँ आपका चाल अलग होगा, और सड़क पे आपका चाल अलग होगा। यानी जहाँ पे कोई लोग ना रहेंगे वहाँ हम लोग अच्छे से दौड़ सकते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश का वेग भी होता है, वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। माध्यम क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु हो गया, जैसे जल, जल एक प्रकार का माध्यम है। जिसमें प्रकाश गमन कर रहा है उसको हम माध्यम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे जल, जल एक प्रकार का माध्यम है। उसके बाद वायु, वायु भी माध्यम है। कांच भी माध्यम है। तो जल में प्रकाश का चाल अलग होगा, वायु में प्रकाश का चाल अलग होगा, और कांच में प्रकाश का चाल अलग होगा। यानी हम लोग कहेंगे कि जल, वायु और कांच की बात की जाए
तो इन तीनों में प्रकाश का वेग अलग अलग होगा। काहे अलग होगा? काहे कि तीनों अलग अलग प्रकार के माध्यम हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग समझ गए हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब माध्यम भी देखिए, माध्यम दो तरह के होते हैं। माध्यम दो तरह के होते हैं। माध्यम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को बोलते हैं हम लोग सघन माध्यम, सघन माध्यम, और दूसरे को बोलते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम किसको बोलेंगे? तो हम आपको समझाने के उद्देश्य से हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। सघन माध्यम आपको कैसे समझना है? तो जिसमें अवयवी कणों की सघनता, जिसमें अवयवी कण, जिस माध्यम का अवयवी कणों की सघनता अधिक होती है, मतलब जिस माध्यम में अवयवी कण ज़्यादा सटे सटे होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। जैसे अगर हम बात की जाए कांच और बोले हम कांच और जल, ये दोनों में सघन कौन होगा? तो आपको देखना है कि दोनों माध्यमों में सबसे सटे सटे कण किस में है? कांच में या जल में? तो देखिए आपको अगर देखा जाए तो जल, देखिए जल बहता है, बह रहा है, इसका मतलब उसके अवयवी कण के बीच कुछ कुछ स्थान तो होंगे, कुछ इसके इन दोनों अवयवी कण के बीच कुछ स्थान जरूर होंगे, तब ना ये वाला कण यहाँ पे सरक कर आया। और मान लीजिए ये वाला कण और ये वाला कण के बीच की दूरी कुछ ना हो, तो बताइए ये वाला कण यहाँ पे जाएगा? नहीं जाएगा गति करते हुए। जब यहाँ पे गति करते हुए नहीं जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो ये है, ये जो अवयवी कण है वो बहेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यानी हम लोग समझ गए हैं कि जल क्यों बहता है। जल बहता है इसलिए क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान होते हैं, लेकिन कांच के अवयवी कण नहीं बह रहे हैं। इसका मतलब है कि कांच के जो अवयवी कण होते हैं वो सटे होते हैं। ठीक है, यानी जिसके अवयवी कण ज़्यादा घनिष्ठता के साथ जुड़े होंगे, जिसके अवयवी कणों के बीच सघनता ज़्यादा होगी, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? सघन माध्यम। और विरल माध्यम किसको बोलेंगे? तो जिसके अवयवी कण कुछ दूर दूर होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों, अब हम पूछे हम आपसे कि जल क्या है? सघन माध्यम में विरल माध्यम, तो क्या है? सघन माध्यम या विरल, बताइए। तो हम लोग को बोलना है कि सिर्फ हम कोई एक माध्यम को हम नहीं कह सकते हैं कि वो सघन है कि विरल है। ठीक है, यानी सघन और विरल बताने के लिए आपको दो माध्यमों की आवश्यकता होगी। किसके सापेक्ष हम बताएं? यानी अगर आपसे कोई पूछे किसी एक माध्यम को लेकर कि बताइए ये क्या है, तो सबसे पहले आपको उनको कहना है कि एक और माध्यम दीजिए। क्योंकि जो माध्यम है सघन और विरल, सघन और विरल जो है वो एक सापेक्षिक पद है। सापेक्षिक पद का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सापेक्षिक पद का मतलब होता है किसी के सापेक्ष बताना, किसी के सापेक्ष। जैसे हम बोलें कि बताइए ये जो हम रेखा खींचे हैं वो लंबा है या छोटा रेखा खींचे हैं, तो बताइए क्या है? तो कोई कहेंगे छोटा है, कोई कहेंगे लंबा है। तो ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले आपको पूछना होगा। जैसे ही कोई पूछे कि बताइए जो हम ए बी जो रेखाखंड है, वो रेखाखंड बताइए क्या है, लंबा है या छोटा है, तो आप सबसे पहले उनसे कहिएगा कि ए बी जो रेखाखंड है वो किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, किसके सापेक्ष लंबा या मोटा? तो हम कहेंगे कि जो सी डी है उसके सापेक्ष, सी डी रेखाखंड के सापेक्ष बताइए ए बी क्या है, तब आपको तुरंत बताना है कि जो है वो छोटा होगा। यानी हम लोग लंबाई भी कह रहे हैं, वो लंबाई जो होगा वो क्या होगा, तो आपको कहना है कि वो क्या होंगे? छोटा होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच है। आपका हाइट कितना है दोस्तों? मान लीजिए 5 फीट 6 इंच। तब आपसे पूछा जाए कि आप लंबा हैं या बौना हैं, ठीक है, तो आप कहिएगा कि हम लंबा हैं। साधारण बात क्या कहिएगा? लंबा है, लेकिन गलत होगा। फिर से आपको पूछना है कि किसके सापेक्ष कह रहे हैं कि हम लंबा हैं कि बौना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी लंबाई 6 फीट है। कितना दोस्तों? 6 फीट। तब बताइए उसके सापेक्ष आप क्या हुए? तो उसके सापेक्ष आप बौना हुए, है ना। तो इस प्रकार से हमको समझना है। यानी लंबाई की बात की जाए, सघनता माध्यम की बात की जाए, सघन या विरल की बात की जाए, तो आपको सबसे पहले समझना है, सबसे पहले उनसे पूछना है कि किसके सापेक्ष आप बता रहे हैं, किसके सापेक्ष हम बताएं आपको, कौन माध्यम में जो। ठीक है, लंबाई में पूछे तो उसमें भी आपको सापेक्षिक पद होता है, लंबाई भी। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम कहेंगे। तो अब बताइए आप, वायु क्या है? सघन या विरल? वायु सघन है या विरल है? तो फिर से आपको पूछना है कि किसके सापेक्ष बताएं। ठीक है, अब हम पूछें कि बताइए कांच क्या है? सघन या विरल? कांच जो माध्यम है वो सघन या विरल है? तो फिर आप बताइए, फिर आपसे आप फिर क्या पूछिएगा? किसके सापेक्ष? तो अगर हम पूछ दें कि जल के सापेक्ष कांच क्या है, तो आपको देखना है, अब देखना है कि दोनों में अवयवी कण किसके ज़्यादा समीप समीप होंगे, ज़्यादा कठोर के रूप में कौन दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आप कहिएगा कांच। इसके अवयवी कण जो है वो ज़्यादा घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं, जल का थोड़ा दूर दूर होता है, इसलिए हम कहेंगे कांच जो होगा वो सघन माध्यम होगा। किसके सापेक्ष? किसके अपेक्षा? जल के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में सघन और विरल कौन? तो सघन कहेंगे कांच है, और विरल कौन कहेंगे? विरल आपका जल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम होते हैं। तो आप बताइए कांच और जल में प्रकाश की चाल एक ही होंगे?
तो आप कहिएगा नहीं। अभी हम लोग जाने कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी कि कांच अलग माध्यम है, जल भी अलग माध्यम है, तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है। चलिए एक बात और बताइए आप लोग, एक बात और बताइए, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी या विरल माध्यम में? तो जरा आप सोच कर देखिए, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होंगे, जहाँ पे व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होंगे, वहाँ आप तेज़ी से दौड़ सकते हैं या स्लो दौड़ सकते हैं? तो आप कहिएगा यहाँ हम स्लो दौड़ेंगे। आप कहाँ दौड़िएगा स्पीड में, आपका चाल कहाँ तेज होगा? तो आप कहिएगा जहाँ पे आदमियों की संख्या कम रहेगी वहाँ। यानी अगर हम माध्यम की बात करें तो प्रकाश कहाँ ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पाएगा, जहाँ बहुत सारे कण होंगे वहाँ या बहुत कम कण होंगे वहाँ? तो आपका आंसर होगा, अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है तो आप कहिएगा कि जहाँ पे अवयवी कणों की संख्या, जिस जगह पे जिस माध्यम में अवयवी कणों की संख्या ज़्यादा होंगी वहाँ प्रकाश का वेग कम होगा, और जिस माध्यम में अवयवी कणों की संख्या कम होंगी, दूर दूर होंगी, उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा। यानी कहा जाए तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होंगी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, सॉरी दोस्तों, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होंगी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान गए। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, तो ये हम लोग जान गए थे। चलिए आगे, प्रकाश का वेग सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक होती है। वही बात तो लिखवाए हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है वो सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में ज़्यादा होता है, सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होता है, जो समझ गए हैं। सघन माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा, प्रकाश का चाल कम इसलिए होता है क्योंकि सघन माध्यम में अवयवी कणों की संख्या अधिक होती है और इसके अवयवी कण जो होते हैं वो अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, इसलिए प्रकाश को चलने में थोड़ा सा वहाँ पे क्या होती है, दिक्कत होती है, और वो क्या चलता है, धीमी गति से चलता है। उसमें विरल माध्यम में दूर दूर होते हैं और इसमें अवयवी कण भी बहुत कम होते हैं, इसलिए प्रकाश का वेग इसमें क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के माध्यमों में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं किसमें क्या होता है जो। तो देखिए दोस्तों, आप लोग साधारणतः जानते होंगे या होता है कि निर्वात और वायु में, मान लिया जाता है कि निर्वात और वायु में प्रकाश का वेग जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको समझना, निर्वात, निर्वात का मतलब क्या हुआ, जहाँ कुछ भी नहीं है, एक भी कण नहीं है। और वायु का मतलब क्या हुआ, आप लोग वायु के बारे में जानते हो कि वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायु में धूलकण भी होते हैं। तो आप बताइए कहाँ पे प्रकाश अधिक तेजी से जाएगा, जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ पे अधिक तेजी से दौड़ेगा या जहाँ पे कुछ कण है वहाँ तेजी से? तो आपका अगर दिमाग ठीक ठाक है तो आप कहिएगा कि प्रकाश निर्वात में ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा, किसके अपेक्षा, वायु की अपेक्षा। ज़्यादा तेजी से प्रकाश चलेगा निर्वात में वायु की अपेक्षा, क्योंकि वायु में तो कुछ कण होते हैं, निर्वात में तो कुछ भी नहीं होता। निर्वात, निर माने कुछ नहीं, वायु मतलब, ठीक है, यानी निर्वात का मतलब क्या हुआ, जिसमें कुछ भी नहीं हो, कोई धूलकण नहीं हो, कोई गैस नहीं हो, उसको हम निर्वात बोलते हैं। वायु का मतलब होता है वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, साथ में साथ वायु में क्या होते हैं, तो वायु में धूलकण भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो अधिक होता है। तो निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मतलब 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेता है निर्वात में प्रकाश। यानी प्रकाश को अगर निर्वात में चलने के लिए छोड़ दिया जाए तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करेगा। अगर प्रकाश को वायु में छोड़ दिया जाए चलने के लिए तो प्रकाश को वायु में कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कुछ कम, यानी लगभग में इसके बराबर मान लिया जाता है, लेकिन होता नहीं है बराबर। ठीक है दोस्तों, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कुछ कम होता है। ठीक, चलिए जल के बारे में जानते हैं। तो जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी अगर प्रकाश को जल में प्रवेश कराया जाए तो जल में प्रकाश जो है वो 2.1 सेकंड में 2.25 × 10⁸ मीटर की दूरी वो तय करेगा। ठीक है, अब कांच की बात की जाए, कांच की बात की जाए, अगर आपको और ज़्यादा फीलिंग इसमें लाना है तो 10⁸ मीटर को आप किलोमीटर में बदल लीजिएगा। उसके बाद आप अगर देखिएगा तो आपको थोड़ा सा अधिक फीलिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कांच के बारे में हम लोग जानते हैं। कांच क्या होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग, यदि प्रकाश को कांच में छोड़ दिया जाए चलने के लिए, प्रकाश को कांच में प्रवेश कराया जाए तो कांच में प्रकाश का वेग जो होगा वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 × 10⁸ मीटर चलेगा। कब, जब प्रकाश को कांच में छोड़ दिया चलने के लिए तब। चलिए हीरा में हम लोग जानते हैं। तो हीरा क्या होता है दोस्तों, हीरा के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हीरा जो होता है उसमें प्रकाश का वेग कितना होता है, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में हीरा में प्रकाश इतना तेज से जाएगा, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब तारपीन का तेल देखिए दोस्तों, तारपीन का जो तेल होता है उसमें प्रकाश का वेग होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं रॉक साल्ट। रॉक साल्ट का मतलब, रॉक साल्ट, ठीक है दोस्तों,
अब देखिए यहाँ पे तारपीन का तेल, इसके बारे में आप लोग को कम जानकारी होगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है तारपीन का तेल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो समझिए तारपीन का तेल आखिरकार होता क्या है। तारपीन का तेल का जो होता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मांसपेशियों के दर्द में, दांतों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, ये सब में बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात तो पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर आपके घर में बहुत सारे मक्खियाँ हैं, आपको मक्खियाँ बहुत सारे तंग करते हैं, तो आप तारपीन के तेल के द्वारा उसको भगा सकते हैं। यानी मक्खियों को भगाने के लिए इसका उपयोग भी होता है दोस्तों, तारपीन का तेल का। ठीक है, चलिए, और इसका उपयोग जानकर आप हैरान रहेंगे कि तारपीन का तेल जो होता है, इससे सांस से संबंधित जो श्वास होती है, श्वास नली में कोई भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो तारपीन के तेल के भाप से ही वो ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब तारपीन का तेल का भाप अगर आपके श्वास नली में जाएंगी तो आपका श्वास नली से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे दोस्तों, या जो डॉक्टर, जानवर के डॉक्टर होते हैं, वो ऐसा सलाह देते हैं दोस्तों कि अगर जानवर किन्हीं का दिक्कत हो जाता है, उनको श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है, तब उनको गर्म पानी में थोड़ा सा तारपीन का तेल डालकर और उस गर्म पानी को जानवर के मुख के समीप रख देते हैं, और उस गर्म पानी से जो भाप निकलता है, तारपीन के तेल के साथ जो भाप निकलता है, वो उसके जानवर के मुख में जाता है और श्वास नली में जाता है, और श्वास नली से जो भी समस्या होती है उसमें वो क्या हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है वो समस्याएं। ठीक है, चलिए, तारपीन का तेल से जख्म को भी भरा जाता है दोस्तों। तो समझ रहे हैं ना तारपीन का तेल कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए, रॉक साल्ट का मतलब होता है संधा नमक। संधा नमक के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसको शुद्ध नमक कहा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध नमक होता है। तो संधा नमक में कितना होता है दोस्तों, तो संधा नमक में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होगा। यानी प्रकाश को यदि संधा नमक में छोड़ दिया जाए तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। और नायलॉन में दोस्तों, तो इसमें भी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नायलॉन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, देखिए, जो विभिन्न माध्यमों में या अनेक प्रकार के माध्यम है दोस्तों, हम आपको यहाँ पे कितने प्रकार के, 6 2 8 प्रकार के आपको माध्यम बताए हैं। 8 प्रकार के माध्यम में देखिए दोस्तों, लगभग में सब में क्या है, अलग अलग है प्रकाश का वेग। ये दोनों में थोड़ा सा सेम है दोस्तों, लेकिन इस दोनों में भी क्या होगा, थोड़ा सा कुछ कम होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग समझ गए हैं। इसमें आपको देखने को यही मिल रहा है कि विभिन्न प्रकार के माध्यमों में प्रकाश का वेग भी जो होता है दोस्तों, वो विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।